स्टूडेंट क्लास 9th का मैथ्स का एनुअल एग्जामिनेशन 22-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपकी एनुअल एग्जामिनेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका सेक्शन ये देखिए 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो इसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद ट्राई करना, देन आंसर चेक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है 10, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए राइट ट्रायंगल का एरिया तो सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे राइट ट्रायंगल में हमें बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है। अब आपको पता है राइट ट्रायंगल में जो पाइथागोरस लगती है ना, तो राइट ट्रायंगल पहले हम बना लेंगे। वैसे तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको शॉर्ट में करना है, तो बट मैं समझाने के लिए तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट आप जब आपको आएगा तो ये इजीली जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको बेस गिवन है। ठीक है, राइट एंगल यहाँ पे है ना, तो इसके अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज 10 गिवन है, तो परपेंडिकुलर आप निकाल लो, क्योंकि एरिया में हमें बेस इंटू हाइट चाहिए ना, तो बेस तो पता है, हाइट नहीं पता। तो ये हाइट कैसे निकलेगी जब हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को साइड करना होता है और इनके स्क्वायर का सम इधर रखना होता है। तो इससे आप इसका स्क्वायर यहाँ ले जाके माइनस कर देना, स्क्वायर खोल देना, तो ये 36 आएगा। अब ये अगर एक्स का स्क्वायर 36 है, तो एक्स निकालने के लिए स्क्वायर को हटाओ तो रूट लग जाता है, तो यानी 36 रूट कितना होता है, 6 होता है ना। तो अब आपको ए भी मिल गया, यानी कि परपेंडिकुलर, या फिर कह सकते हैं हाइट। तो हाइट कितनी आ गई, 6, तो अब इसमें रखिए, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो यानी कि इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस 3, 5, 9, 13। तो ये तो रेशियो वाला क्वेश्चन सबको ही आता होगा कि 4 एंगल है, उनका रेशियो दिया है और आपको बोला है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस निकालिए। तो सबसे पहले तो ये रेशियो दिया है, तो इसको हमें करना, तो हम करते आ रहे हैं ना पहले से ही, कि एंगल ए को हमने 3x मान लेना है, बी को 5x, 9x और 13x। अब इन चारों का सम क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो कितना होगा, 360 होगा। अगर ट्राइंगल होता तो 180 होता है ना। अब इसका टोटल करो x का, तो 30x, तो x आ जाएगा आपका 12, डिवाइड हो जाएगा यहाँ के। अब x की वैल्यू आ गई। अब आपको देखना है कि सबसे छोटा एंगल कौन सा है। देखो सबसे छोटा एंगल 3x ही होगा, है ना, और सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, 13x होगा। तो सबसे बड़ा एंगल 13x है, तो x की वैल्यू जो यहाँ से आई है वो यहाँ रखो, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा एंगल सबसे बड़ा। फिर ऐसी एंगल ए सबसे छोटा एंगल था 3x, तो 3x की वैल्यू आई 12, तो 12 3 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ा एंगल भी मिल गया और सबसे छोटा एंगल भी मिल गया। क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बोला इन दोनों का, तो इस बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस कर देना, तो ये आएगा 120 डिग्री। तो यानी कि इसका आंसर देखिए 120 डिग्री ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, A basketball is just packed in a cube of side 20 सेंटीमीटर, देन सरफेस एरिया ऑफ द बास्केटबॉल। तो एक बास्केटबॉल को हमने किस में डाला है, क्यूब में डाला है। क्यूब पता है ना सबको, जिसकी साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है, यानी साइड दी होती है। तो अगर हमने बास्केटबॉल को क्यूब में डाला होगा, तो क्यूब तो देखो स्क्वायर शेप फेस का होता है ना, तो बास्केटबॉल तो आपकी स्फेयर होगी। तो यानी कि एक तरह से जब आप बास्केटबॉल को डालोगे तो पूरे क्यूब को अगर कवर कर रही है, तो यानी कि जो क्यूब की साइड है ना, वो बास्केटबॉल का क्या बन जाएगा, डायामीटर। कुछ स्पेस तो खाली फिर भी रह जाएगा ना साइडों से, क्योंकि वो तो स्फेयर है, और जबकि वो कैसा होता है, स्क्वायर फेस होता है। तो यानी कि हमें इससे एक चीज़ समझ लेनी है कि जो जब हम क्यूब के अंदर बॉल को डालेंगे, तो जो क्यूब की साइड है वो बॉल का क्या बन जाएगी, डायामीटर। तो डायामीटर बॉल का 20 गिवन है, यानी कि साइड दी है तो डायामीटर भी 20 है। तो रेडियस हाफ होती है डायामीटर की, 10 आ जाएगी। अब आपको बोला सरफेस एरिया ऑफ बॉल, तो बॉल कैसी है, स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, 4πr²। आर की वैल्यू यहाँ पे 10 देनी रखी हुई है, रखेंगे 2 बार। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्योंकि पाई की फॉर्म में दिया है ना, तो पाई को आप खोलना मत, एज इट इज़ रखना। ठीक है, तो 4 10 जा 40 10 जा 400 पाई आ जाएगा इसका आंसर। अगर पाई की फॉर्म में नहीं दिया तो तब आपका ये आंसर आता। ठीक है, अभी पाई को आपको एज इट इज़ रखना है, तो 400 पाई इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन। तो अगर क्वेश्चन में पाई की फॉर्म में आंसर है, तो आप पाई को 22/7 में मत खोलना, पाई एज इट इज़ रख देना। अब बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लैक बॉल, एक बैग के अंदर 4 रेड है और 3 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल निकाली, क्या प्रॉपर्टी की, रेड बॉल हो। तो देखो जिसकी प्रॉपर्टी बोली जाती है उसके नंबर आप ऊपर रखोगे और टोटल नंबर नीचे रखोगे। रेड की पूछी है तो रेड का ऊपर और टोटल नीचे, तो 4/7। मान लो आपको ब्लैक की बोली जाती, तो 3 ऊपर होता और 7 नीचे होता, तो इसका आंसर तो सी आएगा, 4/7। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो जब पॉलिनोमियल को हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहले तो आपने डिवाइड किससे किया, x माइनस ए से, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप x माइनस ए को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू a आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इस पॉलिनोमियल में रख दो। तो जो भी पॉलिनोमियल ये वैल्यू रखने पे जो भी आंसर आएगा ना, वही रिमाइंडर होता है। क्या होता है वो, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम बोलते ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, बट हमें तो रिमाइंडर बोला है ना, तो हम एक्स की ये जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा। इस एक्स पे ए रख दिया, फिर ये ए तो एज इट इज़, ये एक्स पे फिर से ए रख दिया, इस पर स्क्वायर लगा दिया, एक्स की जगह ए रख दिया। ठीक है, ए तो एज इट इज़ आएगा, बट एक्स की जगह भी ए आ जाएगा। अब ये ए क्यूब से ए क्यूब, ए वन और ए टू ए क्यूब हो जाएगा ना, एक पावर और दो पावर तीन हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 ए बचेगा, 6 ए माइनस ए। तो ये जो बचा है यही हमारा रिमाइंडर है, तो 5 ए इसका रिमाइंडर होगा। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जिसकी रेडियस 7 है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो सबको फॉर्मूला लगाना होता होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और रेडियस कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 7। तो यहाँ पे हमने 7 को कितनी बार रखना है, क्यूब है तो 3 बार रखना है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इनको आपस में, तो ये इतना आएगा। फिर 3 से लास्ट में डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो पूछे है। तो वैसे तो एक सिंपल तरीका है कि आप ना एक्स की वैल्यू ना एक बार 2 रख के देखो इसमें, एक बार इसी पॉलिनोमियल में हाफ रख के देखो, एक बार इसी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह -2 रख के देखो, और एक बार ये -½ रख के देखो। जिस वैल्यू को रखने पे भी ये पूरा सॉल्व करके 0 आ जाए, तो वही इसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, या तो इस तरीके से कर लो, या फिर आपको इसे मिडिल स्प्लिट करना आता है ना, ये क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक को कैसे मिडिल स्प्लिट करते हैं ये तो सबने सीखा हुआ है। इसको पहले x² के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 2 4 जा 8 के ऐसे फैक्टर करो कि इसको प्लस माइनस करके ये आ जाए बीच वाला। तो हमने देखा 2 और 4 से तो 6 आएगा, है ना, जबकि 7 तो नहीं आएगा। तो हमने 8 का दूसरा फैक्टर लिया, 8 1 जा 8, तो 8 और 1 से माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यानी कि पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर ऐसा फैक्टर सोचना है 8 का ही कि इससे प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो यहाँ पे हमें मिल गया 8 और 1, है ना, और 7 कैसे आएगा, जब 8 में से 1 को माइनस करोगे। अब यहाँ पे ये जब ये 4 टर्म्स बन जाती है तो इसमें से अलग कॉमन लेते हैं, इसमें से अलग, तो इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर x बचेगा, और इसमें से 2x को 8x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा माइनस का, और जब माइनस का कॉमन आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 1 जब भी कॉमन आएगा ये एज इट इज़ आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे। फिर एक तो ये पूरा ब्रैकेट सेम है तो ये एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, और एक ये बाहर आ जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर रखना, x आ जाएगा हाफ, और एक बार इसको 0 के बराबर रखना तो x आ जाएगा -4। तो x की 2 वैल्यू आई है, तो हमारे को क्वेश्चन में हाफ वैल्यू दी हुई है ना, तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो सिंपल तरीका तो यही कि ये चारों वैल्यू को ना आपको एक एक करके इसमें रखना है x की जगह, और अगर जिस वैल्यू को रखने से 0 मिल जाए तो वही इसका 0 होता है। ठीक है, अदरवाइज आप मिडिल स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखेंगे, इवैल्यूएट करना है 104 × 96 को। तो ये तो एक दिख रहा है, वैसे हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इजी तो क्वेश्चन थोड़ा ना होता है, तो इसे हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। 104 और 96 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, और 96 को लिख सकते हैं हम 100 - 4, है ना। ये 100 + 4 होता है और ये 100 - 4 होता है। तो अभी आइडेंटिटी बन गई a + b a - b। ए देखो दोनों का सेम है, b भी दोनों का सेम है, तो a + b a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो यहाँ पे a क्या है, 100 है ना, उस पर स्क्वायर लगा दो, माइनस b क्या है, 4 पे स्क्वायर लगा दो। अब ये आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी ये होती है। अब इसको देखो ये 2 है, तो ये 100 2 बार है पावर में, तो 100 × 100 का मतलब 4 0 आ जाएगी, है ना। और 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16। स्क्वायर का मतलब 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 स्क्वायर है ना, तो 4 को 4 से, अगर क्यूब होता तो एक और 4 से। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करना तो ये आ जाएगा 9984। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की आपको डिग्री पूछी है। तो देखो जब भी ये पॉलिनोमियल दिया है इसमें आपको क्या करना है, एक एक करके ना सारे टर्म्स की पावर देखनी है कितनी है। तो हमें दिख रहा है ये पॉलिनोमियल के अंदर 1 2 3 4 टर्म्स है ना। तो हमने पहले इस टर्म की पावर देखी, मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें 3, इस टर्म में कितनी है 5 पावर है, इस टर्म में कुछ भी यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1 पावर है, और यहाँ पे तो कोई एक्स है ही नहीं तो इसकी पावर कितनी है 0। ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में एक्स की पावर कितनी होती है 0। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इन सारे टर्म्स में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली है ना। तो यानी कि जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इनमें 5। ठीक है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी 5। तो इसका आंसर क्या है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो जब भी पॉलिनोमियल का जीरो बोले तो इसको जीरो के इक्वल रख दो। तो इसको हम जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स कैसे निकालेंगे, पहले तो ए एक्स को यहीं रखो, ए बी को यहाँ लेके जाओ, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर एक्स निकालना है क्योंकि तो ए मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई एक्स को ही हम जीरो कहते हैं। ठीक है, तो जीरो क्या आया इसका माइनस बी बाई ए ऑप्शन। एजर्शन देखेंगे, एजर्शन है कि ट्राइंगल के दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। एक ट्राइंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। देखो अगर ट्राइंगल के दो ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, मान लो सबसे पहला ऑब्ट्यूज एंगल मैं मान लेती हूँ 90 से बड़ा होता है ना, तो मैंने मान लिया 95 है, और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल मैंने मान लिया चलो 92 है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का सम ही कितना हो गया, अगर मैं इन दोनों को ही प्लस करूँ तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 187। इवन दो राइट एंगल भी नहीं हो सकते एक ट्राइंगल में, क्योंकि 90 और 90 दो एंगल का ही सम अगर 180 है तो तीसरा एंगल कहाँ गया, वो तो जीरो थोड़ी ना हो सकता है। तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर मैं दो राइट एंगल भी लेती ना तो भी 180 आ जाता, तो भी 180 से क्या आएगा तीनों का सम ज़्यादा आएगा। यानी कि दो राइट एंगल भी पॉसिबल नहीं है, तो दो ऑब्ट्यूज एंगल तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकते, है ना। तो उन्होंने बोला कि ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, नहीं दो ऑब्ट्यूज एंगल ही 180 से ज़्यादा सम कर देंगे तो थर्ड एंगल तो कहाँ जाएगा, है ना, वो तो आएगा ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ट्राइंगल में कम से कम एक या तो राइट एंगल होगा या कम से कम सिर्फ, मतलब कम से कम नहीं सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है। ऐसी एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, कभी भी दो राइट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। तो यानी कि ये फॉल्स है एजर्शन आपका। सम ऑफ थ्री एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। यस ये ट्रू है कि तीन एंगल का सम हमेशा ट्राइंगल में कितना होगा 180 होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, करेक्ट 180। तो एजर्शन तो फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है। तो जब फॉल्स हो और ये ट्रू हो तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर √2। √2 का जब आप डेसिमल एक्सप्रेशन करते हो ना तो ये ना कुछ ये वैल्यू देता है 1.4142135 डैश डैश डैश, यानी ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो जब ये अगर ये ख़त्म हो जाता तो हम जस्ट बोलते नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, बट क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। देखो ये तो इन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग बना दिया क्योंकि इन्होंने इसे स्टॉप कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकते, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो सकता। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में यहाँ नॉन रिकरिंग लिखा होना चाहिए। तो अगर नहीं लिखा तो भी हम बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। क्लियर। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ डैश डैश थोड़ा ना छोड़ा है इन्होंने, ये तो यहाँ तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसलिए हम ये वैल्यू ये भी ले सकते थे, बट यहाँ अगर डैश डैश लिखा होता है इन्होंने तो ये होता तब आंसर। बट अभी फ़िलहाल क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जब ऐसे नंबर कभी ख़त्म ना हो ना डेसिमल के बाद तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इन्हीं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल, इनको ही हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन का जब इस एक्सपेंशन को हम खोलेंगे फॉर्मूले को तो इसके अंदर कितनी टर्म्स आएगी। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। जब तीन टर्म का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो a² b² c² 2ab 2bc 2ac होता है। तो यानी इसके अंदर कितनी टर्म आई है 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म होगी ना इस फॉर्मूले के अंदर। तो जब भी 3 टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तो इसके अंदर कितने टर्म्स आते हैं 6, तो बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल का जब इससे डिवाइड करेंगे। तो जब भी रिमाइंडर बोले, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि जिससे डिवाइड करते पहले उसको ना उससे एक्स निकालते हैं हम।
तो इससे x निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से x कैसे निकालेंगे, पहले तो ये 2x यहीं रहेगा, +5 वहाँ जाके -5 हो जाएगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई में है तो लास्ट में डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। फिर इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे जहाँ जहाँ x होगा, है ना। तो उससे जो भी आंसर आएगा ना वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यानी कि देखो x की जगह हमने ये रखा, उस पर 3 पावर थी, है ना, x पे 3, तो x की जगह वैल्यू रख दी 5/2 जो निकाली थी, उस पर 3 पावर, फिर 3 एज इट इज़, फिर x पे ये रख दिया और इस पर 2 पावर, फिर 3 एज इट इज़, फिर x की वैल्यू, फिर +1 है ना। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी है। अब इसे सॉल्व करना तो सबको आता होगा। पहले पावर 3 है तो 5 को 5 बार 3, मतलब 5 × 5 ये याद रखना। 5 3 × 15 मत करना, गलत होगा। 5 को 3 बार करना है तो 125। ऐसे 2 को 3 टाइम्स करो, 2 2 × 4 2 8, और 3 बार है तो नेगेटिव लग जाएगा। 2 बार होता या 4 बार होता तो पॉजिटिव बन जाता है मल्टीप्लाई। अगर 1 3 या 5 बार होता है माइनस तो लग जाता है। यहाँ पे 2 बार है ना, इसलिए माइनस हट जाएगा। तो 5 5 × 25, 2 2 × 4, और फिर लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक ही माइनस है ना, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई, तो ये इसमें एक ही साइन है ना, प्लस माइनस, एक माइनस का है तो माइनस लगेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 × 15, सिर्फ ऊपर वाले से होता है, नीचे वाला एज इट इज़ आता है, प्लस का 1। अब देखो ये हमारा नीचे 842, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। इन सब का हम एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। 8 में 8 कब आता है, 1 पे, तो इसको 1 से कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। फिर 4 में 8 कब आता है, 2 पे, तो इस ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, तो ये इतना आ जाएगा। 2 पे 8 कब आता है, 4 पे, तो इसको 4 से कर देना, ये आ जाएगा। फिर 1 पे 8 कब आता है, 8 पे, तो इसको ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देना। यानी नीचे से देखना कब आता है, उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यानी कि ये माइनस के तो देखो ये दोनों आए और प्लस के ये दोनों आए, तो माइनस वाले अलग प्लस कर लो, साइन माइनस का लगा दो। ऐसे प्लस वाले प्लस कर दो, साइन प्लस का लगा दो। जब एक माइनस और एक प्लस आ जाए तो माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस कर दो, और फिर जो बड़ा है इनमें से उसका साइन, ये बड़ा है तो इसका साइन लगा दो, और अपॉन में 8। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही होगा, एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा -27/8 इसका रिमाइंडर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एवरी रेशनल नंबर इज, हर एक रेशनल नंबर कैसा होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है कि रियल नंबर होता है। तो देखो रेशनल नंबर हमारे एक्चुअल में कैसे फॉर्म होते हैं, p/q, यानी कि p/q का मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। और यहाँ पे कंडीशन याद रखना, q के लिए कंडीशन होती है q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, इस कैटेगरी को। तो रेशनल नंबर देखो, अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, तो उस पर तो सिर्फ 1 2 सिर्फ ये नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शन वाले जो ये अंदर इनके अंदर छोटे छोटे फ्रैक्शंस वाले नंबर होते हैं वो तो नेचुरल में आते ही नहीं। ऐसे होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इंटीजर की बात करें तो 0 1 2 3 से लेके एंड तक तो होता है, ये नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर में। बट ये जो छोटे छोटे पार्ट है ना डेसिमल्स वाले, ये नहीं होते, ना तो इंटीजर में होते हैं ना नेचुरल में होते हैं। तो यानी कि इंटीजर भी एक रेशनल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल हो सकते हैं, सारे होल नंबर रेशनल हो सकते हैं, बट सारे रेशनल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। ऐसे रेशनल सारे होल नहीं हो सकते और इंटीजर नहीं हो सकते, बट ये सारे रेशनल हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होगा, यानी कि ये जो नंबर लाइन में हमें दिख रहे हैं ना, ये जो ये दिख रहे हैं वो भी, और जो अंदर छोटे छोटे पार्ट्स है फ्रैक्शंस वाले वो भी क्या है। तो ये पूरी नंबर लाइन जिसके अंदर ये जो दिखेंगे वो वाले भी लेने होते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो सारे लेने होते हैं, जो डेसिमल जैसे 0.2 1.7 जो छोटे छोटे पार्ट होंगे। तो इन सब पूरी रेशनल लाइन के अंदर जो भी नंबर हमें छोटे छोटे फ्रैक्शंस में दिख रहे हैं ना, वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये रियल नंबर हमारे जो होते हैं 2 पार्ट से बनते हैं, एक रेशनल से और एक इरेशनल से। ठीक है, रेशनल जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, फ्रैक्शंस में होते हैं बट कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, और ना भी हो तो रिपीटेड होते हैं। बट इरेशनल अभी मैंने √2 बताया था ना, जो कभी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो रियल नंबर, ये नंबर लाइन में जितने भी छोटे छोटे नंबर और ये जो दिख रहे हैं बाहर बड़े बड़े नंबर, वो सारे रियल में आते हैं। रियल किससे बना है, रेशनल और इरेशनल से। तो रेशनल नंबर एक्चुअल में क्या है, रियल नंबर ही तो है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 बार इज, यहाँ पे बार लगा है देखो,
तो देखो जब भी बार लगाओ ना तो कैसे करते हैं इसको, हम इसको थोड़ी देख लेना, x = 1.6, ये बार हटाएंगे ना तो इसे हम 2 बार लिख देंगे, जो भी जिस पे भी बार लगाओ तो उस नंबर को 2 बार लिख देते हैं, या 3 बार भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमारा दिख रहा है हमें 1 नंबर पे बार है ना, तो हम जब 1 नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर पे बार होगा तो 100 से करना, तो अभी तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो इधर आएगा 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 लगा देना और फिर 2 के बाद क्या लगा देना, डेसिमल। फिर क्या करेंगे हम इस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 - 1 करोगे 9x, इसमें से इसको माइनस करना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना। कैसे माइनस करेंगे ध्यान से देखो, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब ये जो 0 वाला है ना ये तो हटा दो, क्योंकि ये नहीं लेना, ठीक है। ऊपर 0 नीचे कोई नंबर है तो वो वाली लाइन हटा देना, जितनी भी ऊपर 0 वाली लाइन है वो हटा देना। और देखो 6 - 1 0, 16 - 1 15, तो ऐसे करना है, इसमें से इसको माइनस। अब ये 15 आ गया, अब ये x निकालना है तो 9 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 5/3। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1.6 बार का आंसर कितना आएगा, 5/3, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, a + b + c आपको 9 दिया है और साथ में ab + bc + ac आपको 23 दिया है, और ये आपको फाइंड करने को कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको दिखे कि a + b + c भी है, ab bc ac भी और a² b² c² भी है, तो आप सोचो ये चीज़ें कहाँ से आती है, a² b² c², जब हम इस पे होल स्क्वायर लगाते हैं तभी तो आता है ना ये। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया है इस पर हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो हम a + b + c जो हमें दिया है इस पर स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो ऐसे स्क्वायर लग जाएगा और इस पर स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को खोलना आता है a + b + c का होल स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, और ये कितना है 81। अब ये देखो a² + b² + c² तो हमें फाइंड करने को बोल रहे हैं क्वेश्चन में, और ये हमें दिया हुआ है। अब देखो अगर हम इन सब में से 2 कॉमन ले लें तो ये अंदर क्या बचेगा, ए बी बी सी और ए सी तो बचेगा, तो यानी ए बी + बी सी + ए सी हमें दिया कितना है 23, तो हमने 2 कॉमन लिया और अंदर जो बचा तो उसको हमने क्या रख दिया 23। अब ये 23 2 जाओगे कितना होता है 46, तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 81 - 46 करोगे तो कितना आ जाएगा 35, ये इसी की तो वैल्यू आ जाएगी इसकी जो हमें निकालनी थी। तो ऐसे करके हम जब भी हमें ये दिया हो और हमें या तो ये निकालना हो या ये निकालना हो तो हम ये वाली आईएनटी लगाएंगे, ठीक है। तो ये 35 आ गया, तो इसका आंसर आया 35, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें फैक्टराइज करना है, तो आपको दिख रहा है ये पावर 2 है और इस पर भी पावर 2 और बीच में माइनस है, तो ये आईएनटी आप कुछ कुछ बना सकते हो, a² - b², बट अभी ये स्क्वायर ना सिर्फ x पे लगा और y पे लगा है, इस 4 पे थोड़ा ना लगा है स्क्वायर, अगर 4 पे लगा होता तो ये ब्रैकेट पे लिखा होता, इसी 9 पे भी लगा होता तो ऐसे ब्रैकेट पे लिखा होता। तो हमें 4 को भी स्क्वायर में बदलना है और 9 को भी स्क्वायर में बदलना है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ना, तो हमने ना 2 लिख दिया और x पे तो ऑलरेडी स्क्वायर था तो हमने इकट्ठा ऐसे स्क्वायर लगा दिया, सेम ऐसे 9 को 3 लिख के उस पर स्क्वायर लगा दिया, तो ये आईएनटी बन गई a² - b² की। a² - b² की आईएनटी क्या होती है, a + b a - b। जब आपको ये दिया जाए तो आप इसमें खोलते हो और जब आपको ये दिया जाए तो आप इसमें खोलोगे, ठीक है। तो a² - b² को अब हम किस में खोलेंगे, इसमें, तो a क्या होता है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मत लेना जो ब्रैकेट के अंदर है, b क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो एक बार a को b के साथ प्लस करो और एक बार a को b के साथ माइनस करो, तो ये क्या आ जाएगा, एक फैक्टर ये और एक ये फैक्टर, तो ये हमारा फैक्टर आ गए 2 है ना, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट 1 - 2 लाइज। तो आपको क्वाड्रेंट तो पता ही है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, एक्स भी प्लस का होता है और वाई, देखो एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो माइनस का होता है, आगे एक्स लिखा जाता है, एक्स तो माइनस का होता है बट वाई कैसा होता है प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस का है, ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस का है लेकिन वाई कैसा है माइनस का है, तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको 1 और -2 दिया है, तो 1 तो प्लस का दिया है और 2 माइनस का दिया, तो प्लस माइनस देखो कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, ये वाले में ना फोर्थ में, एक्स प्लस का वाई माइनस का, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका आंसर क्या है आपका डी ऑप्शन।
20 क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन रीजन, टू एडजेसेंट एंगल ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या लीनियर पेयर बनाते हैं? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। मान लो एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे, एडजेसेंट ही तो है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है ना, एडजेसेंट का मतलब जुड़ा हुआ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? जुड़ा हुआ है। तो क्या ये क्या पूरी एक लाइन बना रही है? लाइन का एंगल, लाइन का ही तो सम कितना होता है? 180 होता है। क्या इन्होंने लाइन बनाई? नहीं बनाई ना, बट है तो ये एडजेसेंट ही। तो एडजेसेंट ऐसे भी हो सकते थे एक लाइन में, यहाँ और यहाँ, बट एडजेसेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ा ना ये लाइन बनाएंगे, बट से जुड़े हुए हैं। तो ऑलवेज 180 हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल मतलब जुड़े हुए एंगल का सम 180 से कम भी तो हो सकता है या 180 से ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो यानी इन्होंने बोला है कि 180 होगा लीनियर पेयर का मतलब 180। तो ऐसा हर बार पॉसिबल थोड़ी ना है। ऐसे भी तो आ सकता है, ये वाला एडजेसेंट इसके, बट ये दोनों का सम 180 थोड़ी ना आ रहा है। ये तो कुछ 180 से कम आ रहा है। 180 तो तब होता है जब एक लाइन में होते। तो ये फॉल्स है आपका एजर्शन। रीज़न कह रहा है एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल में दो नॉन कॉमन आर्म जो होती है वो अपोजिट होती है। तो देखो लीनियर पेयर को अगर हम बनाएं तो लीनियर पेयर ऐसा बनता है ना जिसमें एक लाइन में दो एंगल बनते हैं। तो ये रे जो है, ये वाली रे, मान लो ये लाइन है ए बी और ये सी डी जो रे है, सी डी रे इसको, इस लाइन को दो एंगल में बांट रही है ना। अब इन्होंने बोला कि जो नॉन कॉमन रे है, जैसे इस एंगल में, तो ये वाली रे तो दोनों में आ रही है, इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले में भी। तो ये तो कॉमन रे है। नॉन कॉमन रे कौन सी है? एक तो ये वाली और एक ये वाली, है ना। ये देखो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। तो इन्होंने ठीक तो बोला है कि अगर एक लीनियर पेयर है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो हमेशा अपोजिट होती है। तो यस, ये तो अपोजिट ही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। कॉमन आर्म थोड़ी ना बोली है, नॉन कॉमन यानी ये वाली और ये वाली। ये कॉमन है ना दोनों में, इस एंगल और इस एंगल में ये कॉमन आर्म है। तो हमें कॉमन नहीं बोली, हमें नॉन कॉमन बोली। ये वाली इस वाले एंगल में ये वाली, वाले में ये वाली। तो ये इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ये अपोजिट ही तो होती है हमेशा। तो ये तो ट्रू है। तो रीज़न आपका एजर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है। तो यानी आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये सेक्शन बी के ये क्वेश्चन है सारे। तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिए। और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन पेपर को करिए जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको भी आ जाके आप सारे सैम्पल पेपर 9th क्लास के सॉल्व करके देखिए। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को देखते रहना।